IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल लगातार एनसीईआरटी क्लास और साथ में एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। आज इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी आधारित ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी हम लोग करेंगे, जो यूपी पीसीएस, बीपीएससी 70 बीपीएससी का जो पेपर होने वाला है 30 सितंबर को, और साथ में यूपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, और इतने बड़े बड़े ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो लिखा है, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन को हल करेंगे, इस तरह अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, सत्य या असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता की प्रथा, ये बिल्कुल सही है। नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त है जो विदेशी नागरिकों को भारत में प्राप्त नहीं है। तो याद रखना, कुछ ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और आप ये लिस्ट जो है, आपको मैं एक लिस्ट अभी दे दूंगा, उस लिस्ट को आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, कौन कौन से विदेशियों को प्राप्त है, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा आपका, प्रत्येक भारतीय नागरिकों को निश्चित अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मतदाता भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो भारतीय नागरिक जो है एक मतदाता भी होता है, ये बिल्कुल भी सही है। तो सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, ये लिस्ट मैंने दे दिया है। इसमें कौन कौन से अधिकार भारतीय और विदेशियों को प्राप्त हैं, ये आपको दे दिए गए हैं मौलिक अधिकार, और कौन कौन से नोट करके भी दे दिया गया है कि कौन कौन से आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो उदारवाद के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, इसको हमें देखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सत्य है। तो सामाजिक न्याय की हम बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। दूसरा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए केवल केंद्रीय विधायिका में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं उनको केंद्रीय विधायिका मतलब संसद में नहीं, राज्य के विधानसभा में भी आरक्षण है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ गलत हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर यहाँ भी है और 2 नंबर यहाँ भी है, तीनों ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ अपने आप पता चल गया कि आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी होगा, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा पढ़ देते हैं। संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 3 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निम्नलिखित में से किसका संविधान की मूल संरचना के रूप में उल्लेख किया गया है। मतलब ऐसे कौन कौन चीजें हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार। ठीक है, पहला है आपका, संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति, ये का उल्लेख किसने किया है, व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया, बिल्कुल सत्य है। संविधान की संघीय प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है भारत का, इसके बारे में भी ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, बिल्कुल सही है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी बताया है। राज्य का गणतांत्रिक और शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये भी व्याख्या में बताया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, ये भी जो है बताया गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात यूनियन होगा। तो याद रखना, संघ की इंग्लिश 2 होती है। संघ की इंग्लिश होती है, एक फेडरेशन भी होता है, एक यूनियन भी होता है। जहाँ फेडरेशन होता है वो राज्य मिल करके बनाते हैं देश का निर्माण, और यूनियन जो है वो राज्य शामिल होते हैं। तो राज्यों को अलग होने का अधिकार यूनियन में नहीं होता, जबकि फेडरेशन में हो सकता है। ठीक है, तो हमारा देश यूनियन था, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ था, अर्थात राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, संविधान में राज्यों का संघ शब्द भारतीय राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं देते, भी मैंने आपको ऊपर बताया। तो भारत में राज्यों का संघ का मतलब यही होता है कि भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। एक धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, बिल्कुल सही है। तो 1948 में एक
एकेधर आयोग बनाया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए कि राज्यों गठन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या प्रशासनिक आधार पर किया जाए। तो एकेधर आयोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकार मतलब आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं होना चाहिए। तो ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये भी पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, ये भी प्रशासनिक को ही मानना चाहते थे और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही भी जो है राज्य का बंटवारा चाहते थे, पटेल जी भी और नेहरू भी। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि सत्य पूछा गया है। नेक्स्ट आपका, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है भाषाई आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, बिल्कुल सही है। भाषाई आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आंदोलन करने वाले कांग्रेसी नेता पी सीरामालू का निधन लंबी भूख हड़ताल के कारण हुआ था, बिल्कुल सही है। तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इन्हीं की डेथ के बाद आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था, मद्रास को काट करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, पहला है आपका, इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, इसीलिए फजल अली आयोग भी कहते थे। तो बिल्कुल सही है। इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था। ठीक है, विचार करना था, तो भी बिल्कुल सही है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 1956 में नहीं प्रस्तुत की थी, 1955 में की थी। 56 में तो अधिनियम बनाया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर की ओर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जो है कौन सा, यही गलत है, केवल 3 गलत है, क्योंकि यहाँ कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा पास किया गया था। और उस समय भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश बनाने की बात कही गई थी? तो 14 राज्य और 6 जो है यूटी बनाए गए थे, संघीय क्षेत्र बनाए गए थे, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जो फ्रांस के अधीन थे और बाद में भारत के अंग बन गई। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र जो फ्रांस के अधीन थे और भारत के वर्तमान में अंग बने हैं, तो उसमें कौन ऐसे क्षेत्र हैं, ये हमें देखना है। तो ये आपका है कौन कौन क्षेत्र हैं, इसमें आपका है यमन है, पुडुचेरी है, कराईकल है और माहे है। ठीक है, तो याद रखना इसमें आपका 1, 2, 4 और 5, तो 3 नहीं होगा, ये इस पे पुर्तगालियों का अधिकार था, तो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसमें 3 नहीं होगा। ये जो 4 क्षेत्र हैं, ये 4 क्षेत्र पहले फ्रांस के थे, आज वर्तमान में ये चारों भारत में हिस्से हैं और ये चारों को मिला करके पुडुचेरी कहा जाता है। ये पुडुचेरी के सब जिले हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। माहे कहाँ है? केरल में है। यमन कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। पंडिचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में है। तो 3 राज्यों में 4 स्टेट फैले हुए हैं तमिलनाडु के ये एरिया में पूरे, और याद रखना इसे पूरे पुडुचेरी कहते हैं। ठीक है, ये फ्रांस के अधीन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, भारत में नए राज्य गठन की शक्ति जो है किस में निहित है? तो भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति किसको दी गई है? भारतीय संसद को दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है? तो जो नए राज्य का निर्माण किया जाता है उसके बारे में सही कथन कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला है आपका, संसद किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल सही है। संसद किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का गठन का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है। इस संबंध में संविधान पहले संविधान संबंधित राज्य की विधान मंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में क्या सही नहीं है? पूछा गया इसमें कौन सा नागरिकता के बारे में सही नहीं है। पहला है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक वह है जो अपने देश में अस्थायी रूप से रहता है, बिल्कुल सही है। किसी अन्य देश की बची रहती है
देश की बची रहती है नागरिकता ग्रहण करने पर भी भारत से नागरिकता नहीं जाएगी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो हमारे देश की नागरिकता चली जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन आधार हैं, तो 5 आधार होते हैं। कौन कौन से? पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, और पांचवा है किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी आधार पर भारत की नागरिकता ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में कौन सही है। भारत में नागरिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता होती है, हमारे देश में बिल्कुल गलत है। राज्य की एकल नागरिकता बिल्कुल गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता ये बिल्कुल सही होगा, राज्य की नहीं होगा, भारत की होगा। तो संपूर्ण भारत की केवल एक नागरिकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस पद पर विदेशी नागरिकों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल भारतीय नागरिकों को ही नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो केवल भारतीय नागरिकों को नियुक्त किया जा सकता है और वहां पे विदेशियों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। ऐसा कौन सा पद है ये? ठीक है, तो आपका ये कौन सा पद है हमें देखना है। तो पहला है आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बिल्कुल सही। भारतीय संसद के सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की प्रक्रिया पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान ने संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी है। तो भारतीय संविधान ने नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है? संसद को दिया है। नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधानों का वितरण भी भारतीय संविधान में दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता से वंचित हो सकता है यदि वह, तो याद रखना किसी को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, कैसे? तो लिखा है आपका, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल सही है। ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी से विवाह करने पर नागरिकता नहीं जाती है। यदि व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है तब भी नागरिकता नहीं जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, मौलिक अधिकार संदर्भ में पहला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है और इसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों की गारंटी के लिए भारतीय संविधान ने स्वयं किए हैं जो सामान्य कानूनों के संरक्षण से भिन्न है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका, भारतीय संविधान ने भाग 3 में मौलिक अधिकारों को प्रावधान मिलता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया, नहीं 6 मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो याद रखना कौन सा ऐसा विकल्प है मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो लिखा है किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, दूसरा है कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षा समस्त अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखना संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं वो सुरक्षित और समस्त अधिकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे सटीक वर्णन यही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समता के अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संविधान में समता के अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो होगा 14 से 18 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किन वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान जो है करने की शक्ति प्राप्त है?
तो समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किन वर्ग के लिए संबंध में विशेष प्रावधान की शक्ति प्राप्त की गई है, यह दिया गया है। तो ये आपका है बच्चों के संबंध में भी, महिलाओं के संबंध में भी और पिछड़ी जातियों के संबंध में भी, ये तीनों संबंधी समता अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह जो है। तो याद रखना 4 कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये भी याद रखना, कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। तो याद रखना, छुआछूत से संबंधित जो अधिकार दिया गया है वो कहाँ दिया गया है। तो समता के अधिकार में दिया गया है। आर्टिकल जो है किसमें, तो आर्टिकल 17 में है दिया गया है। तो ये समता के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है। तो यह आपका पहला हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो कौन कौन से अधिकार हैं जो स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल हैं। पहला है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बिल्कुल सही है। देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी काम करने या पेशा करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों को किस रूप में व्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किस रूप में व्यक्त कर सकता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है आपका बोलकर, लिखकर, कोई चित्र या कलाकृतियां बनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है जो है मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, ठीक है। सशक्त विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये नहीं दिया गया है, ये नहीं होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त बिल्कुल नहीं है कि सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने का अधिकार उनको दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्यों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो आपका ये हो जाएगा आपका लोक व्यवस्था पर, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर, न्यायालय की अवमानना पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी पर। ठीक है, सब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो, अथवा उसका फोन टैप किया जा रहा हो, अथवा पत्र को उजागर किया जा रहा हो, तो उपयुक्त में से उपयुक्त के संबंध में किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अगर किसी का फोन टैप हो रहा हो, किसी घर की तलाशी हो रही हो या पत्र उजागर हो रहा हो, तो कौन सी आपको जो है अधिकार हनन हो रहा हो, तो निजता का अधिकार हनन होता है, राइट टू प्राइवेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इनमें कौन सा ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यह आपका कौन सा है, जो है काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार एक नीति निर्देशक तत्व है, ना कि मौलिक अधिकार है। जबकि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार है और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार, तीनों दिया गया है, लेकिन यह अधिकार नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो लोक व्यवस्था के संदर्भ में, सदाचार और धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो 29 के अंतर्गत किस प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा प्रदान की है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। और याद रखना, भारतीय संविधान का जो है प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने कहा था संविधान का हृदय और आत्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जा सकती है? कौन सी रिट जारी की जा सकती है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है? दोनों को समान रूप से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण का अधिकार, यही अधिकार जो है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका आम चुनाव में वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? तो ये वैधानिक अधिकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को आपातकाल की स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर आपातकाल लागू हो तभी उसे स्थगित नहीं किया जा सकता है, और ये आपका है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 को और अनुच्छेद 20 को किसी भी कीमत पर आपातकाल के समय स्थगित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 13 में क्या उल्लेखित है? अनुच्छेद 13 में किसका उल्लेख किया गया है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक अधिकार दिया गया। तो आज न्यायिक समीक्षा का अधिकार अनुच्छेद 13 में दिया गया, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये आपको दिया गया है। संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषता केशवनंद भारती मामले में निर्णय दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो केशवनंद भारती मामले में ही संविधान की मूल ढांचे की विशेषताओं का कॉन्सेप्ट पहली बार सामने आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के द्वारा। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, ये पूछा गया है। तो शासन के लिए आधारभूत क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये शासन का सबसे आधारभूत होता है और इसी के तहत जनता की सेवा करने का योजनाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य है, ये पूछा गया है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। तो आपका याद रखना, लोगों को कल्याण, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय देना बिल्कुल सही है। लोगों का जीवन स्तर उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए देना, ये भी बिल्कुल बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। 51 में कहा गया है। लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों की ये आपका स्थापना, ये मौलिक अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंध है? जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये किससे संबंध है? ठीक है, याद रखना, ये सामाजिक नीति से है, आर्थिक नीति से है, राजनीतिक नीति से है और शैक्षिक और सांस्कृतिक नीति सभी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस सिद्धांत विचार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं? तो मौलिक अधिकार में कौन से विचार दृष्टिगोचर नहीं होते? तो मौलिक अधिकार में याद रखना, समाजवादी विचारधारा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा बिल्कुल सही है, उदारवादी विचारधारा भी है, लेकिन साम्यवादी विचारधारा हमारे नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर केवल 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में शामिल हैं? तो याद रखना, इसमें कौन कौन सा शामिल है, ये पूछा गया है। तो आपका मद्यपान निषेध बिल्कुल सही है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है, समान नागरिक संहिता 44 बिल्कुल सही है, उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक लगाना बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना 40 में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सबका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित
नहीं है। ये पूछा गया है कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो देश में कहीं भी बसने के लिए आवास सुविधा देना, ये नीति निर्देशित तत्व का भाग नहीं है, यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जबकि समान कार्य के समान वेतन महिला पुरुषों के लिए बिल्कुल सही है, यह इसी का हिस्सा है। मजदूरों को काम करने का और रहने की अनुकूल परिस्थितियां, ये भी बिल्कुल सही है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, ये सब नीति निर्देशक तत्व के हिस्से हैं, लेकिन ये डी नंबर नहीं है, यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशित तत्व नहीं है, यह पूछा गया है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन, जो छुआछूत होता है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ना कि नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, यह पूछा गया है। तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये तो दिया गया है। समाज के कमजोर वर्गों को, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई, ये बिल्कुल सही कहा गया है। प्रवासी भारतीयों के लिए उदार नियमों का निर्माण, ये इसमें नहीं कहा गया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है प्रवासी भारतीयों से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।